हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉस नर्सिंग एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज जिसका नाम है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस को हम दूसरे नाम से जानते हैं कोलैप्स्ड लंग्स। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे लंग्स होते हैं उनकी जो टिश्यूज होते हैं या फिर लंग्स के जो कुछ पार्ट्स ऐसे जो कोलैप्स्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे अपन नॉर्मल जो गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वो नहीं कर पाते। तो चलिए हम शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ में। डेफिनेशन क्या बोलती है? कोलैप्स ऑफ ए पार्ट और ऑल ऑफ वन लंग्स। दोनों लंग्स नहीं बल्कि एक लंग, कोई भी एक लंग, जैसे ये हमारा लंग है उसका कुछ पार्ट, कोई सा भी लोब हो सकता है या फिर पूरा एक लंग, उसका कोलैप्स हो जाना क्या बोल रहा है? कोलैप्स ऑफ ए पार्ट और ऑल ऑफ वन लंग। किसी भी एक लंग का कोई भी पार्ट या फिर पूरा लंग कोलैप्स हो जाना, रिजल्टिंग इन रेड्यूस्ड और एब्सेंट गैसियस एक्सचेंज। अगर ये पार्ट है, ये इसकी ब्रोंकाइस है, ये ट्रेके डिवाइड होगी दोनों में, ब्रोंकाइस है, फिर आगे एल्विलाइज है। अगर यहाँ पे कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ब्रोंकस के अंदर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो क्या होगा? आगे गैसियस फ्लो नहीं बढ़ेगा। फिर गैसियस फ्लो नहीं होगा तो यहाँ तक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब एयर ब्रोंकस तक ही रह जाएगी, एल्विलाइज तक नहीं जाएगी। फिर जो एल्विलाइज तक नहीं पहुंची तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनमें भी उसका गैसियस का डिफ्यूजन नहीं होगा। अगर डिफ्यूजन नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारी जो नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही। जो O2 हम लेते हैं और CO2 जो बाहर एक्सपेल आउट होती है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। ये बिना ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। इसके दो मेन कारण होते हैं। फर्स्ट, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, वो पार्ट कोलैप्स हो जाता है। दूसरा, नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कुछ भी इंजरी वगैरह होगी, प्लूरल फ्लूइड है वो इंक्रीज होना, फिर उसकी प्रेशर की वजह से, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? कोलैप्स ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ वन लंग रिजल्टिंग इन रेड्यूस और एब्सेंट गैसियस एक्सचेंज और लॉस ऑफ वॉल्यूम। अगर यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो लंग का वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। कम होने को हम क्या बोलेंगे? कोलैप्स ऑफ द लंग्स। आगे देखते हैं हम। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जो एटेलेक्टेसिस वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट एक्सपेंशन। जो नॉर्मल एल्विलाई इतनी थी, हमारी एयर सेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो नॉर्मल साइज में समझो इतना है। अगर ये कोलैप्स हो गया तो ये सिकुड़ जाएगा और इसकी साइज कम हो जाएगी, मतलब ये अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, सिकुड़ चुका है, कोलैप्स हो चुका है। उसी चीज को बोलते हैं इनकम्प्लीट एक्सपेंशन। अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। आगे हम इसके टाइप्स देखते हैं। तो इसके टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट टाइप है इसका एक्यूट टाइप। एक्यूट मतलब सडन होना किसी भी चीज का। तो इसमें क्या है? रिसेंट कोलैप्स, मतलब अचानक से लंग कोलैप्स हो जाना, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एटेलेक्टेसिस। ये किस कंडीशन में हो सकता है? जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है। कौन सा पेशेंट? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसमें एनेस्थीसिया का जो उसमें साइंस वगैरह देखने को मिलेंगे, तो क्या होगा? ड्यू टू सेडेशन, रेस्पिरेटरी भी सेडेट हो जाएगा इसके अंदर। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमें से देखने को मिलेगा ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसके अंदर क्या होगा? जो एल्विलाइज वगैरह वो अच्छे से नहीं खुल पाएंगे। ये मोस्टली हमें जनरल एनेस्थीसिया की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसी में क्या होगा? रिसेंट कोलैप्स। ये हो गया हमारा एक्यूट टाइप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक एटेलेक्टेसिस। क्रोनिक एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या है? लॉन्ग समय तक, किसी भी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन से चल रहा है और लॉन्ग टाइम तक वो चल रहा है। इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म कोई भी इंफेक्शन हो चुका है लंग्स के अंदर, कोई भी इन्फ्लामेशन है, इंफेक्शन है, इंजरी है, उसके कारण होना। नेक्स्ट क्या है? वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाइस। वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाइस हम कैसे समझेंगे? ये देखो, ये हमारे लंग्स थे, ये हमारी ब्रोंकाइस थी, ये एल्विलाई था। क्या है? वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाइस। अगर ब्रोंकस के अंदर यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे ये कोई भी ब्रोंकस है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ये एल्विलाई थी आगे, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से जो एयर थी वो एल्विलाई तक नहीं पहुंच पाएगी और ये ब्रोंकस है इसके अंदर फील होती रहेगी, मतलब ये वाइड हो जाएगा। इसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाई। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब किसी भी इंजरी की वजह से होना, उसके टाइम में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है? स्कारिंग। स्कारिंग मतलब कोई भी इंजरी है, फाइब्रोसिस की कंडीशन है, उस कंडीशन के हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक चीज और होती है, यहाँ पे सर्फेक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो सर्फेक्टेंट लूज हो चुके हैं उसकी कंडीशन में भी हमें देखने को मिलेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दो तो मेन टाइप थे, एक्यूट एटेलेक्टेसिस, दूसरा था क्रोनिक एटेलेक्टेसिस। आगे हम डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स, रीएब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस।
क्या नाम है, रीएब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, डायग्राम में आप देखना, ये ब्रोंकस है, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया, आगे तक अच्छे से एयर नहीं पहुंच पाई, गैस नहीं पहुंच पाया, तो इस वाले पार्ट में गैस नहीं पहुंचेगी, तो ये एल्वेलाइज थी यहाँ पे, वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो क्या होगा, ये लंग्स का जो पार्ट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। ये किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंकस बाय म्यूकोप्यूरुलेंट प्लग। अगर यहाँ पे ब्रोंकस के अंदर कोई भी प्लग आ गया तो क्या होगा, आगे गैस नहीं पहुंच पाएगी, एल्वेलाइज क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो ये जो लंग्स का पार्ट है वो डाउनवर्ड आ जाएगा। ये तो नॉर्मल लंग्स था, और ये क्या होगा, नीचे की तरफ कोलैप्स हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे रीअब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। आगे हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं इसके अंदर, कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। कंप्रेशन का मतलब किसी भी चीज में दबाव आना, कंप्रेस होना उस चीज का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड ब्लड इन प्लूरल कैविटी। लंग्स के चारों तरफ एक जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है नॉर्मल मात्रा में। अगर कोई भी इंफेक्शन वगैरह है या फिर कोई भी जो हार्ट फेलियर की कंडीशन, उस कंडीशन में प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। अगर प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है मतलब क्या हुआ, जो प्लूरल फ्लूइड नॉर्मल वॉल्यूम में था वो बढ़ जाएगा, वो प्रेशर, ये प्लूरल कैविटी यहाँ पे ये फ्लूइड बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ने की वजह से ये प्रेशर लगाएगा लंग्स के ऊपर। समझना अच्छे से, जो प्लूरल फ्लूइड बढ़ा था वो प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा, लंग्स के टिश्यूज पे प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ तक नॉर्मल आना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। किस वजह से हुआ था ये, अगर कोई भी प्लूरल फ्लूइड है उसका अमाउंट ज्यादा हो गया, या फिर जो भी ब्लड वगैरह है उसके प्रेशर की वजह से प्लूरल कैविटी में लंग्स का कोलैप्स हो जाना, उसको बोलेंगे हम कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। जो अदर में थर्ड टाइप है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। इस कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। कोई भी अगर लॉन्ग टाइम तक इन्फेक्शन चल रहा है, लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, फाइब्रोटिक चेंजेस हमें देखने को मिले, लंग्स है वो हार्ड हो जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल जो साइज होनी चाहिए थी लंग्स की वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। तो ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन और इसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ कॉजेज कौन कौन से हैं। तो कॉजेज देखते हैं इसके। दो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, पहला था ऑब्स्ट्रक्टिव, नेक्स्ट था नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज कौन कौन से हैं, एक तो म्यूकस का प्लग हो जाना उसके अंदर, फॉरेन बॉडी आ जाना, ट्रैप हो जाना उस चीज के अंदर। नेक्स्ट कोई भी ट्यूमर, कोई ब्रोंकस के अंदर ट्यूमर आना, एलुलस के अंदर कोई भी ट्यूमर होना। नेक्स्ट कोई भी ब्लड क्लॉट है, ब्लड के फ्लो के साथ आ गया, उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नेक्स्ट नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकस, ब्रोंकस है वो नैरो हो जाएगी, तो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज करेंगे। तब इससे क्या होगा, एलुलस तक एयर नहीं पहुंच पाएगी, एयर का डिफ्यूजन नहीं होगा, और जो गैसेस एक्सचेंज उसमें डिफिकल्टीज हो जाएगी, और जो एलुलस है वो कोलैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज। इसके अंदर क्या था, प्रेशर ऑन लंग्स, लंग्स के अंदर कोई भी साइड से प्रेशर लग रहा है, जो मैंने आपको कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस जो टाइप बताया था, जिसमें क्या था, प्लूरल इफ्यूजन के कारण, प्लूरल फ्लूइड के कारण लंग्स पे प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है लंग्स में कोई भी इंजरी होना, प्लूरल फ्यूजन, मैंने अभी जो डिस्कस किया है, कोई भी निमोनिया की कंडीशन, डिजीज कंडीशन है लंग्स की, उस कंडीशन में भी ये सब होता है। लंग का कैंसर है, उसके अंदर भी लंग के कैंसर में क्या होगा, अच्छे से एयर का डिफ्यूजन नहीं होता, उसके अंदर जो एल्वेलस है वो भी कोलैप्स रहेगी, और अच्छे से कोई भी बंदा है वो सांस नहीं ले पाता। इस कंडीशन में डिफिकल्टीज होती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये होता है लंग कैंसर के अंदर। नेक्स्ट है अस्थमा की कंडीशन। अस्थमा की कंडीशन में यही होता है, मोर म्यूकस है वो सिक्रेट होगा, सिक्रेशन की वजह से उससे ऑब्स्ट्रक्शन भी आ सकते हैं, थिकनिंग होगी हो या फिर नैरोइंग हो सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे, ये तो थे हमारे कॉज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन कौन से कारण जिस वजह से एटेलेक्टेसिस की कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें है एक तो ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो वीक होने लग जाती है, उस कंडीशन में लंग की कोई भी डिजीज चल रही है लॉन्ग टाइम तक चल रही है, क्रोनिक डिजीज जैसे सीओपीडी वगैरह है, अस्थमा वगैरह, ये सारी चीज़ें। बेड रिडन पेशेंट, मोर टाइम तक कोई भी पेशेंट बेड पे है, या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन उसको ऐसी हो चुकी है जो लंबे समय तक वो बेड पे लेटा हुआ है, मतलब बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, उस मूवमेंट के कारण क्या होगा, बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, और उस कंडीशन में ये सब हो सकता है।
कोई भी रिसेंट सर्जरी है तो रिसेंट सर्जरी करवाई थी, उसमें कोई भी दिक्कत हो जाए, या फिर जनरल एनेस्थीसिया की वजह से क्या है एटेलेक्टिसिस की कंडीशन जिसमें रिसेंट कोलेप्स भी हो सकता है। वीक रेस्पिरेटरी मसल्स, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो वीक हो जाना। मेडिकेशन, लॉन्ग टाइम तक कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिकेशन क्या करती है कोई भी चीज़ को अच्छे क्योर करने में हेल्पफुल होती है, बट लॉन्ग टाइम तक मेडिकेशन लेना हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को वीक करेगी। वो वीक होने की वजह से भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेडिकेशन से टॉक्सिसिटी हो सकती है, उस कारण भी ये सब हो सकता है। कोई भी लंग में इंजरी होना, चेस्ट में इंजरी होना। स्मोकिंग का तो आपको सबको पता है, स्मोकिंग से क्या होती है जो एल्वियस है वो कोलेप्स होने के चांसेस होते हैं, ब्रोंकस होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। प्री मेच्योर बर्थ, प्री मेच्योर बर्थ में क्या होता है देखो, जब प्री मेच्योर बेबी होता है फिर प्री टर्म बेबी होता है तो उनमें जो लेसिथिन और स्पिनोमायोसिन का जो रेशियो होता है जिसे हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स जो बोलते हैं, लंग्स में सर्फेक्टेंट होते हैं जो क्या करते हैं एल्वियस को एक्सपैंड करते हैं जिससे हम रेस्पिरेशन लेते हैं, वो अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाते। तो अगर सर्फेक्टेंट ही अच्छे से मेच्योर नहीं हो पा रहे उस कंडीशन में क्या हो रही है एटेलेक्टिसिस कंडीशन के तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी, ओबेसिटी से हमें हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज से हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर से प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। हमने डिस्कस कर लिया कॉजेज और कुछ इसके रिस्क फैक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है। तो देखते हैं रिड्यूस्ड वेंटिलेशन, मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से अच्छे से हम सांस नहीं ले पा रहे, मतलब हमारा जो ऑक्सीजन की जो नीड है वो पूरी फुलफिल नहीं हो पा रही। नेक्स्ट कोई भी ब्लॉकेज होना, ऑब्स्ट्रक्टिव जो मैंने आपको अभी बताया था। नेक्स्ट सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, जो प्री टर्म बेबीज में होता है, प्री मेच्योर बेबीज में होता है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होना, एल्वियस का अच्छे से एक्सपांड नहीं होना, इन सब चीज़ों में ये थे हमारे कुछ कॉजेज थे। ये इनकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पासवे ऑफ एयरवे टू एल्वियलाई, एल्वियलाई तक एयरवे अच्छे से जा नहीं पाएगी। ये ब्लॉकेज है, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी, इन चीज़ों से क्या होगा, जैसे ये पाथवे है यहाँ पे एल्वियलाई है, इन सब चीज़ों से यहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह आ रहे तो एल्वियलाई तक क्या है इसका पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एयरवे है या फिर जो एयर है एल्वियलाई तक नहीं पहुँच पाएगी, ये एल्वियलाई तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है, ये ट्रैप्ड हो चुकी है, मतलब एल्वियलर जो एयर थी वो ट्रैप्ड हो चुकी है एल्वियलर तक पहुँचने से पहले। ये क्या हो जाएगी, ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब एल्वियलस तक तो वो पहुंची नहीं तो क्या होगी वो ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर क्या होता है, अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द एल्वियलाई बिकम एयरलेस, एल्वियस तक एयर नहीं पहुंची तो वो क्या हो जाएंगे, एयरलेस हो जाएंगे, जो पार्ट अफेक्टेड था वो एयरलेस हो जाएगा। एयरलेस होने को हम क्या बोलते हैं, एल्वियलाई कोलैप्स, मतलब ये कोई गुब्बारा है ये फुला हुआ है, किस वजह से फुला है, इसके अंदर एयर डली हुई है, तब अगर इसके अंदर एयर नहीं जाएगी कोई भी फ्लो है वो रुक जाएगा, मतलब इसमें एयर नहीं जा रही तो ये क्या हो जाएगा, एयरलेस हो जाएगा, मतलब इसमें एयर नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगा, कोलैप्स होने लग जाएगा। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर कोलैप्स, और इस डिजीज को हम बोलेंगे एटेलेक्टिसिस की कंडीशन। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब एटेलेक्टिसिस की कंडीशन आती है तो हमें क्या क्या साइन या फिर क्या क्या सिम्टम्स हमें शो होंगे पेशेंट के अंदर। सबसे पहले डिस्निया की कंडीशन, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग हमें देखने को मिलेगी, पेशेंट को डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग लेने में। नेक्स्ट है कफिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, पेशेंट लगातार खांसता रहेगा। डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जो नॉर्मल हमारा चेस्ट का मूवमेंट होता है अप डाउन, जब इनहेल करेंगे एक्सहेल करेंगे जो चेस्ट का मूवमेंट होता है वो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। आगे है विजिंग साउंड, विस्लिंग लाइक साउंड हमें सुनने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। चेस्ट में पेशेंट को पेन होगा, मोस्टली दोनों साइड में पेन होगा, बिकॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन भी हो सकती है, इस कंडीशन में साइड में ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट है ब्लूइश ऑफ लिप्स एंड नेल्स, जब पेशेंट ब्रीथिंग अच्छे से नहीं ले पा रहा, मतलब क्या है बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है, ऑक्सीजन की लेवल के कम होने के कारण क्या है साइनोसिस की कंडीशन भी होती है। साइनोसिस क्या होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। इस कंडीशन में हमें लिप्स में जो हमारी लिप्स है और नेल्स में क्या देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा। आगे है ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी हमें कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है शॉक की कंडीशन आ जाएगी, पेशेंट में अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो पेशेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी शॉक के अंदर भी जा सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट के अंदर एटेलेक्सिस की कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही।
हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को पूछेंगे ये दिक्कत कब से है, क्रोनिक है, रिसेंट हो रही है, क्या हो रही है, उसकी फैमिली मेंबर से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, या फिर पेशेंट बता रहे तो पेशेंट से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पेशेंट को पेन फील हो रहा है, नेक्स्ट पेशेंट में ब्लूइश डिस्कलरेशन है, नेक्स्ट डिस्निया की कंडीशन पेशेंट में है, उसका बीपी फॉल हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट है वो कम है, ये सारी चीजें हम उसे देखेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, हम पेशेंट का करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे के अंदर दोनों लंग्स है हमें विजुअलाइज होंगे। एक्सरे के अंदर अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो वो वाला पार्ट हमें दिख जाएगा, लंग कितना कितना कोलैप्स हो चुका है, मतलब ये ऐसे डिप्रेस देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें हमें चेस्ट एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हमें पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, किस किस कंडीशन में लंग कितना कोलैप्स हो चुका है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी क्या करेंगे, एक कैमरा होता है वो क्या करेंगे हम इंसर्ट करेंगे और उससे हम क्या करेंगे जो ब्रोंकस है उनका विजुअलाइजेशन करेंगे कि ब्लॉकेज कहाँ पे आ रहा है। ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है, एक कैमरा होता है जिसके अंदर क्या होता है हमें, जिसे स्कोप बोलते हैं या फिर ब्रोंकोस्कोप बोलते हैं, और इस प्रोसेस को ब्रोंकियोस्कोपी बोलते हैं। इस कंडीशन में हम विजुअलाइज करते हैं कि पेशेंट के ब्रोंकस के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पे आ रहा है और कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें हमें इसे देखेंगे। एक चीज होती है अगर प्री मेच्योर बेबी है तो उस कंडीशन में हमें क्या देखेंगे, जो सर्फेक्टेंट का लेवल है वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिजीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इस डिजीज का मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। इस डिजीज में हम क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ द फ्लूइड, जो प्लूरल फ्लूइड था इंक्रीज हो चुका था उस फ्लूइड को हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि लंग्स के ऊपर और प्रेशर ना पड़े और कंप्रेशन ना हो, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द ट्यूमर विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। जब लंग्स के अंदर कोई भी ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को हम निकालने की कोशिश करेंगे सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से, हेल्प से। नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या करेगी, जो रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो चुकी थी उन रेस्पिरेटरी मसल्स को टोन है उसको इंक्रीज कर देगी और हमें रेस्पिरेशन लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग से क्या होगी, जो एल्वेलाइज है वो अच्छे से एक्सपांड हो पाएगी और जो गैसेस का डिफ्यूजन था, गैसेस का एक्सचेंज की प्रोसेस थी, वो और ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन, हम कौन सी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, जब समझो अगर पेशेंट का जो राइट लंग है वो कोलैप्स हो चुका है या फिर राइट लंग के कुछ पार्ट्स वो कोलैप्स हो चुके हैं तो हम पेशेंट को लेफ्ट रिलेटरल पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे। एक बार फिर से सुनना, अगर किसी भी साइड का जो पार्ट है वो अफेक्ट हो चुका है तो उसके अपोजिट साइड हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन हमें देखने को मिली थी तो नीड के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ऑक्सीजन भी सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है सक्शन। सक्शन हम क्यों करेंगे, जो म्यूकस के सिक्रेशन थे, म्यूकस के कुछ प्लग्स थे वो बॉडी के अंदर या फिर ब्रोंकस के अंदर डिपॉजिट हो चुके थे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सक्शनिंग उन सिक्रेशंस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि जो एयरवे वो हमारा क्लीन हो सके और या फिर क्लियर हो सके। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। अगर पेशेंट अनेबल है खुद का रेस्पिरेशन लेने में तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लेंगे और वो मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या करेगा, रेस्पिरेशन लेने में हेल्पफुल होगा। ये थे हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस। इस मैनेजमेंट में हम कुछ मेडिकेशन का यूज में लेते हैं और वो मेडिकेशन कौन कौन सी होती है, एसिटाइलसिस्टिन। एसिटाइलसिस्टिन क्या करती है फ्रेंड्स, ये जो म्यूकस के सिक्रेशन थे उनको थिन करेगी और ये बाहर निकलने में हेल्पफुल होंगे। एसिटाइलसिस्टिन जो म्यूकस थे उनको थिन करेगी। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स। जो ब्रोंकस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका था, जैसे समझना ये हमारे ब्रोंकस थे, इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन आ चुका है तो क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स इनको वाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो एयरवे वो अच्छे से फ्लो हो चुके, एल्वियलस तक एयर पहुंच सके। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, साल्बुटामोल आता है, बुडेसोनाइड आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। जब प्लूरल डिफ्यूजन की कंडीशन है या फिर कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन थी, इन्फेक्शन की कंडीशन लंग के अंदर हो चुकी थी, उस कंडीशन में हम हाई स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज में लेंगे ताकि जो इन्फेक्शन वो कम हो जाए, इन्फ्लामेशन कम हो जाए, ताकि जो ब्रोंकस में कॉन्स्ट्रिक्शन था वो भी डायलेट हो जाए और हमें एयरवे अच्छे से क्लीन मिल सके, ताकि पेशेंट है अच्छे से ब्रीथिंग ले सके और जो कोलैप्स लंग थे वो भी ओपन होने के कुछ चांसेस इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट और इसके कुछ मैंने सर्जिकल मैनेजमेंट भी बताया। लास्ट में अगर कोई भी इसका जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो लास्ट में जो हम इंटरवेंशन करेंगे वो क्या था,
लंग का ट्रांसप्लांट कर देंगे। क्या करेंगे? लंग ट्रांसप्लांटेशन हम पेशेंट में करेंगे, वो बहुत रेयर कंडीशन में हम पेशेंट में करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।